नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 8 का प्रथम मॉडल पेपर हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? हमारा पहला ऑप्शन, देखो कोई भी प्रश्न आप हल करते हो तो उसके चार ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम अपने एकदम सही आंसर का पता लगा पाएंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन यदि बात करें तो वो कौन सा है? सिंचाई। तो फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या सिंचाई कहलाता? नहीं, सिंचाई का अर्थ होता है खेतों में निश्चित समयांतराल जल देना, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपना निराई। निराई का मतलब होता है खरपतवारों को खेतों से हटाना, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है थ्रेसिंग। देखो थ्रेसिंग की प्रक्रिया ही कहलाती है कि दानों से भूसे को क्या करना, अलग करना। तो ये हमारा जो पहला प्रश्न है उसका एकदम करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। चौथा ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं, बुआई। क्या बुआई दाने को भूसे से अलग करना कहलाता है कि नहीं? बुआई का मतलब होता है खेतों में बीज बोना, तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। अग्निरोधक, अग्निरोधक का अर्थ होता है अग्नि से बचाने वाला, आग से बचाने वाला, और इसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। तो थर्मोसेटिंग, आपको नाम देखो, थर्मोसेटिंग नहीं देकर यहाँ पर क्या बोल दिया? अग्निरोधक। तो अग्निरोधक का मतलब थर्मोसेटिंग से ही है। तो थर्मोसेटिंग आप सभी को पता है, दो पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो बेकेलाइट और एक मेलामाइन। तो बेकेलाइट और मेलामाइन ये दोनों थर्मोसेटिंग यानी अग्निरोधक कैसे प्लास्टिक के आपके उदाहरण हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन। क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि नहीं? पॉलीथीन थर्मो प्लास्टिक का उदाहरण है, जिसको ताप देने पर ये आसानी से पिघल जाता है, नहीं। दूसरा पीवीसी, पीवीसी भी नहीं है। तीसरा नाइक्रोम, ये भी नहीं। याद रहे मेलामाइन का जो प्रयोग होता है, ये जो अग्निशामक यंत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो आग को बुझाने का काम करते हैं, तो उनकी जो वेशभूषा है उनके चारों तरफ भी मेलामाइन का आवरण चढ़ा होता है, जो उनकी आग से क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो ये इसका आंसर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा होगा? मेलामाइन। तो दूसरे प्रश्न का आंसर अपना क्या है? क ऑप्शन मेलामाइन। अगला प्रश्न अपन लेते हैं तीसरा प्रश्न है निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। देखो यहां पर पूछा है आघात वर्धनीय नहीं है, तो आघात वर्धनीय नहीं के बारे में अपन को पूछा है, तो याद रहे कि आघात वर्धनीयता का गुण किसका होता है? धातु का होता है, और किसका नहीं होता है? अधातु का। तो इसको ऑप्शन में देखो, सबसे पहला लोहा। लोहा क्या है? धातु है, इसका वाले आघात वर्धनीय गुण दर्शाएगा। अपन को पूछा है नहीं है, तो नहीं में तो ये आंसर आएगा नहीं। दूसरा एल्यूमिनियम भी धातु है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा पेंसिल लेड, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना। देखो तीसरा ऑप्शन है पेंसिल लेड। पेंसिल लेड ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? कार्बन का, और कार्बन क्या है? अधातु है। देखो इतनी तो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी प्रश्न के उत्तरों को हल कर रहे हो तो उन उत्तरों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो इसके लिए हमें पूरा प्रिपेयर होकर चलना है। तो देखो पेंसिल लेड जो है उसके अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? कार्बन का, और कार्बन क्या है आपका? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। इसलिए यहाँ पर अधातु आघात वर्धनीय गुण नहीं दर्शाते, जिसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? ग ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। एक ग वाला भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? सिल्वर, चांदी। तो चांदी याद रखना धातु है, इसलिए ये आघात वर्धनीय गुण दर्शाएगा। तो यहाँ पे पूछा नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अपना ग ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न। नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। तो देखो नेप्थलीन की गोलियां आप सभी को पता है कोल तार से बनाई जाती है। तो नेप्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती है? कोल तार से बनाई जाती है। तो कोल तार से नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। दूसरा कोयले से, कोक से, ये सभी आंसर सही नहीं है। अपना आंसर होगा क, नेप्थलीन की गोलियां कोल तार से बनाई जाती है। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं। देखो पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं, तो आपको पता है सजीव कहाँ पाए जाते हैं? जलमंडल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भूमंडल में, भूमि पर, बिल्कुल सही है। जैव मंडल, अब ये जैव मंडल शब्द क्या है? देखो चौथा ऑप्शन नभमंडल। देखो हमारा जो पृथ्वी के अंदर 3 मंडल है। सबसे पहला जलमंडल, जलमंडल जिसमें जल के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतु। भूमंडल, भूमि के अंतर्गत जहाँ हम रहते हैं। नभमंडल यानी वायुमंडल। अब इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो जैव मंडल जिसमें समस्त जीव जंतु उपस्थित हो, जिसमें जल मंडल, स्थल मंडल, भूमंडल सब यानी नभमंडल, वायुमंडल सब उपस्थित हो। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग, जैव मंडल। अगला प्रश्न अपन बात करते हैं प्रश्न 6, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान।
तो स्नेहक द्वारा घर्षण के मान को हम क्या कर सकते हैं? तो देखो स्नेहक का कार्य क्या है, एक चीज पहले घर्षण के बारे में सुन लो भाई। घर्षण आपको पता है खुरदरी सतह पर लगता है। घर्षण कहाँ लगता है? खुरदरी सतह पर। माना कि दो वस्तु है, पहली वस्तु की सतह अपने ये ली है और दूसरी वस्तु जो इसके ऊपर रखी है वो भी कैसी? खुरदरी। जैसे आपने ईंट को रखा है, ईंट को सड़क के ऊपर जो सड़क की सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर आपने रख दिया, तो आपको पता है ईंट की दीवारें भी खुरदरी और सड़क की दीवारें भी क्या है? खुरदरी। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक अंतर्बंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंतर्बंध। अब इस अंतर्बंध की वजह से इन दोनों के बीच में क्या एक प्रबल आकर्षण बल अपन कह सकते हो गया, या एक प्रबल बंध बन गया। इस बंध की वजह से यहाँ घर्षण बल का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा। अब आपने क्या कर दिया? स्नेहक का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? अब स्नेहक की वजह से क्या होगा? देखो स्नेहक की वजह से इसके अंदर का जो स्पेस है वो स्पेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि स्नेहक जो है वो इस अंदर के स्पेस को, यानी जो खुरदरा भाग था उस खुरदरे भाग को एक ऐसा बना देगा, एकदम चिकना बना देगा। और मुझे बताओ जब खुरदरे भाग को चिकना बना दोगे तो वहाँ घर्षण बल का मान कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्नेहक का कार्य क्या होगा? घर्षण बल के मान को कम करना। इसलिए हम स्नेहक का प्रयोग घर्षण बल को कम करने के लिए, जैसे कैरम बोर्ड में कैरम के ऊपर अपन पाउडर छिड़कते हैं, तो पाउडर क्या है? स्नेहक है जो घर्षण बल के मान को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर अपना हो जाएगा घर्षण बल को स्नेहक द्वारा क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। तो ये छठा प्रश्न अपना हो गया। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में, सातवां प्रश्न, माध्य स्थिति के इधर उधर। देखो प्रश्न अपना है माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति क्या कहलाती है? आपने यदि झूले की गति यदि देखी होगी, या किसी पेंडुलम, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो पेंडुलम क्या करता है? आगे गति करता है, फिर वापस बीच में आता है और फिर पीछे गति करता है। तो इस झूले के या घड़ी के पेंडुलम की गति आगे पीछे होती है, और आगे पीछे होने वाली गति को दोलन गति या फिर कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपन। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंपन। तो सातवें प्रश्न का जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? कंपन। माध्य स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं अपन 8। प्रश्न 8 क्या अपना? प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े लंबे तार को बैटरी के किससे जोड़ा जाता है? तो याद रखना, प्रकाश उत्सर्जक जो एलईडी बल्ब होता है, उस एलईडी बल्ब का जो लंबा तार होता है वो लंबा तार तो जोड़ा जाता है बैटरी के धन टर्मिनल से, और जो छोटा तार होता है, वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो हमें कौन सा तार पूछा है? यहाँ पर लंबा तार पूछा है। तो लंबा तार बैटरी के कौन से टर्मिनल से जोड़ोगे? धन सिरे से जोड़ोगे। तो 8वें प्रश्न का आंसर अपना होगा क, धन सिरे से। अगला प्रश्न अपन लेते हैं कौन सा? 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह कौन सा था? तो आप सभी को पता है गुजरात के भुज में। तो गुजरात के भुज में 26 जनवरी को एक बड़ा भूकंप आया था। वो भूकंप हमारे भारत देश में कौन से स्टेट के अंदर? गुजरात के भुज के अंतर्गत आया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अपना 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधागर गैस नहीं है? यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। देखो कुछ प्रश्नों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम ज्यादातर नहीं शब्द को नहीं ढूंढते, नई शब्द को अपन देखते ही नहीं, केवल है के बारे में अपन सोचते हैं। देखो नई चीजें ज्यादा पूछी जाती है आजकल, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है ताकि अपना ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु पौधागर गैस नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। तो आपको पता है CO2 तो मुख्य पौधागर गैस है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी कौन सी गैस यहाँ पर बोला है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी आपकी पौधागर गैस है। मीथेन, क्या मीथेन है क्या? बिल्कुल है, आप सभी जानते हो। और चौथा है नाइट्रोजन। तो याद रखना नाइट्रोजन पौधागर गैस नहीं है। नाइट्रोजन पौधागर गैस नहीं है, याद रखें नाइट्रोजन पौधागर गैस नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैसीय पदार्थ है, अधातु जो गैसीय अवस्था में वायुमंडल में पाई जाती है, जो कि पौधागर गैस के रूप में उपयोग में नहीं आती है। तो याद रखना आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न का आंसर अपना नाइट्रोजन, क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो ये हमारा 10वां प्रश्न, यानी कि 1 से 10 तक तो जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमारे पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न दूसरे की। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इनमें से 5 प्रश्न आपके रिक्त स्थान आएंगे, उन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। उसमें पहला प्रश्न क्या है? मिट्टी को उलटना पलटना और पोले करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल सरल प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी जानते हो क्या है? जुताई। तो मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। आपने किसान को देखा होगा एक कल्टीवेटर की सहायता से, पहले पुराने समय में बैल के द्वारा हल को जोता जाता था, तो वो क्या करता था? हल मिट्टी को उलट पलट कर पोला कर रहा था। लेकिन आजकल श्रम व समय की बचत करने के लिए हम कल्टीवेटर, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे एक आधुनिक मशीन लगी होती है कल्टीवेटर, जो मिट्टी को खोदती भी और बीज भी डालती है। तो यह मिट्टी को उलट पुलट कर पोले करने की प्रक्रिया कल्टीवेटर के द्वारा होती है। और ये प्रक्रिया कहलाती क्या है? तो याद रखना, यह प्रक्रिया कहलाती है जुताई। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है।
आगे हम बात करते हैं अगला दूसरा प्रश्न अपना रिक्त स्थान का दूसरा प्रश्न है, खाली जगह और खाली जगह धातु नरम होते हैं जिन्हें चाकू से भी काटा सकता है। देखो चाकू धातुओं का गुण क्या होता है, कठोरता, आसानी से हम इन्हें काट नहीं सकते, लेकिन दो धातु ऐसी है जिनके बारे में आपको याद रखना है जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी नरम है। यानी पनीर कैसे काटते चाकू से, उसी प्रकार हम इन धातुओं को भी काट सकते हैं। कौन कौन सी धातु है, सोडियम एवं पोटेशियम। तो याद रखना सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन्हें सामान्यतः चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम का प्रतीक अपन ने लिखा Na और पोटेशियम का क्या है K। तो ये ऐसी धातु है जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न एक अप्रिय गंध वाला, अगला प्रश्न अपना एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। तो याद रखना काला गाढ़ा द्रव अप्रिय गंध वाला कौन है, कोल तार। अभी नेफ्थलीन की गोली हमने किससे बनाई थी, कोल तार से। तो इसका अपना जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, कोल तार। तो एक अप्रिय गंध वाला जो काला गाढ़ा द्रव है वो क्या होगा, कोल तार होगा। तो तीसरा ऑप्शन का अपना सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, कोल तार। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज खाली जगह कहलाती है। तो याद रखना स्थानबद्ध प्रजाति, कौन सी प्रजाति, स्थानबद्ध, जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। देखो नाम से पता चलता है स्थानबद्ध यानी उसी स्थान पर बद्ध होने वाली यानी बाध्य होने वाली केवल उसी स्थान पर पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू जो है वो केवल उसी स्थान पर उस विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऐसी प्रजातियों को जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती हो उन्हें स्थानबद्ध प्रजाति कहा जाता है। तो चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्थानबद्ध प्रजाति। अगला पांचवा, नर युग्मक व मादा युग्मक के खाली जगह द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो याद रखना यहाँ पर क्या आ जाएगा, सलयन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सलयन। सलयन का मतलब जुड़ना, सलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो क्या लिखा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के सलयन द्वारा जनन को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। सलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ नर और मादा युग्मक आपस में अपने युग्मकों को सलेत करेंगे तभी तो क्या करेगा, वो लैंगिक जनन द्वारा नया जीव बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना सलयन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की। अब अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है अपना, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम। तो आपको बैक्टीरिया के बारे में पूछे या जीवाणु के बारे में पूछे, कौन सा, राइजोबियम। देखो ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड में यानी नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में बदलना। तो याद रखना नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन को उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में करने वाला या इस प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो कौन सा है, राइजोबियम। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जीवाणु का नाम कौन सा होगा, राइजोबियम होगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं दूसरा, उस अधातु का नाम बताइए। देखो अधातु लिखा हुआ है, उस अधातु का नाम बताइए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो याद रखना नाइट्रोजन मुख्य एक अधातु है जिसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए, खेतों में एक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए इस नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना अधातु कौन सा जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, तो नाइट्रोजन याद रखना। अगला प्रश्न है अपना तीसरा, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि पेट्रोलियम से कई सारे अन्य घटक हमें प्राप्त होते हैं, जैसे पैराफिन मोम हो गया, कोल गैस हो गया, कोल तार हो गया, कोक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और भी अनेक ऐसे हमें घटक प्राप्त होते हैं। इसीलिए इतने सारे घटकों जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काला सोना कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, कुल 5 प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे आपका। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से क्या आशय है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा पहले ही अपना रिक्त स्थान के अंतर्गत आपकी आ रखी है कि भाई लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें दो जीव नर एवं मादा आपस मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक जनन के अंदर होता क्या है कि एक होता है नर यानी मेल और दूसरा होता है मादा फीमेल, और दोनों के सलन से यानी दोनों के युग्मकों का सलन होता है, एक नई जीव का क्या करता है, निर्माण होता है। तो जिसमें दो जीव आपस में मिलकर यानी दो जीव जब जनन में भाग लेते हैं, इस जनन को अपन क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न अपना 5वां, दो ऐसे जंतुओं के नाम बताइए, दो ऐसे जंतुओं के नाम बताइए जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो आप सभी को पता है मुकुलन द्वारा एक तो हाइड्रा और दूसरा कौन सा, ईस्ट। हाइड्रा के शरीर में मुकुलन विधि द्वारा जनन किस प्रकार होता है, आप सभी जानते हो कि हाइड्रा के शरीर की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है, ऊपर की तरफ अंगुलिनुमा प्रवट निकले होता है और नीचे की शरीर थोड़ा फुला हुआ होता है। अब इस हाइड्रा के शरीर से यानी शरीर के कुछ एक छोटे से भाग से एक मुकुल जैसी एक संरचना निकलती है, वो जो आगे जाकर वृद्धि करके एक नई हाइड्रा क्या क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार हाइड्रा और ईस्ट के अंदर भी ऐसी होता है, एक छोटी सी अतिवृद्धि इस ईस्ट शरीर से निकलती, फिर वो आगे जाकर वृद्धि करते हुए आगे जाकर बहुत सारे ईस्ट का निर्माण करती है। तो मुकुलन विधि द्वारा
ऐसे दो जंतु जिसमें जनन होता है, तो याद रखना ईस्ट और हाइड्रा। आगे बात करते हैं प्रश्न 4 जो कि खंड ब के अंतर्गत आएगा। याद रहे खंड ब जो है ये आपका अगला जो खंड है खंड ब, इसमें कुल कितने प्रश्न रहेंगे आपके। अब इसमें जो प्रश्न रहेंगे 4 से 13 वो कुल 2-2 अंक के होंगे, यानी 2-2 अंक के प्रश्न अपने आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कॉलम 1 और 2 को मिलान करना है, प्रश्न 4। अब कॉलम 1 की बात करें तो इसमें पहला है, देखो आपको करना क्या है, कॉलम 1 और 2 को मिलान करना। मिलान करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैंने पहले ही बता दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, राइजोबियम। तो अपना इसका आंसर तो कौन सा हो जाएगा, क का ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकंड। दूसरा ईस्ट का उपयोग, तो ईस्ट का उपयोग आप सभी जानते हो ब्रेड के निर्माण में। ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में होता है, ब्रेड के निर्माण में होता है, तो दूसरा अपना सही है। मादा एनाफिलीज मच्छर की बात करें तो मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है, मलेरिया रोग को फैलाने का कार्य करता है। और चौथा अपना ऑप्शन यदि अपन बात करें चौथा क्या है, चौथा है वायु द्वारा संचरण खसरा। वायु द्वारा संचरण क्या हो जाएगा, खसरा। तो अपना कॉलम 1 और 2 को हमने मिलान किया है, तो इस प्रकार ये मिलान होगा और ये कुल प्रश्न 4 जो है वो कुल कितना अंक का होगा, 2 अंक का होगा। तो ये अच्छे से आप सभी को मिलान करना है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं अपन प्रश्न 5। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग के कोई 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के हमें 3 लाभ बताने हैं कि वैसे तो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, लेकिन हमारे लिए खाद्य पदार्थों के संचयन के रूप में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, उसके कोई 3 आपको लाभ बताना है। पहला क्या लिखा अपन ने, प्लास्टिक अभिक्रियाशील। देखो यहाँ पर अभिक्रियाशील की जगह मिस प्रिंट की वजह से अपन ने लिख दिया, यहाँ होगा अनअभिक्रियाशील। क्या हो जाएगा, अनअभिक्रियाशील। तो प्लास्टिक कैसा होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। अनअभिक्रियाशील का मतलब प्लास्टिक जो है वो आसानी से किसी भी पदार्थ के साथ क्रिया नहीं करता है, और क्रिया नहीं करने के कारण इससे खाद्य पदार्थों के साथ अपन कह सकते हैं आराम से सुरक्षित रूप में अपन खाद्य पदार्थ इसके अंदर रख सकते हैं। तो प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है जिसके कारण वो खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता है। तो ये तो अपना पहला एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ बात करें तो प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है, चिरस्थायी होता है, फ्लेक्सिबल होता है अपन कह सकते हैं, जिससे आसानी से खाद्य पदार्थों को दूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। तो दूसरा लाभ ये हो गया। तीसरा लाभ अपन बात करते हैं प्लास्टिक ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और कुचालक होने के कारण अपन जानते हैं इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। तो ऊष्मा का संचरण नहीं होता है क्यों, क्योंकि प्लास्टिक ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इन 3 प्रमुख लाभों की वजह से अपन प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पदार्थों का संचरण करना है तो करते हैं। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न क्रमांक 6 की यदि अपन बात करें उसमें पहला प्रश्न देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन यानी पहला प्रश्न जो है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, क्यों करते हैं उसका कारण बताना है। तो सीधा अर्थ है कि आदिवासी लोगों का जीवन जंगल में ही क्या होता है, व्यतीत होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, जंगल पर निर्भर रहते हैं। अब जंगल में जब आदिवासी लोग रहेंगे तो उनका पूर्ण रूप से जो जीवन है वो किस पर निर्भर रहेगा, जंगल पर। इसलिए जंगलों से ही वो अपना जितने भी आवश्यकता है दैनिक जीवन की उपयोगी की जितने भी संसाधन है वो सभी कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो जंगल से प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव। देखो बोर्ड परीक्षा में आपको जो प्रश्न आया उस प्रश्न को अपने पॉइंट के हिसाब से लिखना। जैसे अपन ने पॉइंट बनाया, देखो वनोन्मूलन के कारक। अब वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना। अब वनों को काटने के कौन कौन से कारक हैं, किस कारण हम वनों को काटते हैं। तो पहला कारण क्या लिखा हुआ है अपन ने कि भाई पहला कारण, इसका आंसर क्या होगा, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। देखो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी भूमि कौन सी होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में उपस्थित हो। क्यों, क्योंकि वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। दूसरा घरों व कारखानों के निर्माण में, तो घरों व कारखानों के निर्माण में भी लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जंगलों को, वनों को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब दूसरा अपना देखो इसी प्रश्न के अंदर पहला तो था कारक और दूसरा है प्रभाव। क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो देखो पहला प्रभाव क्या लिखा अपन ने पॉइंट लगा के, भूमि की उर्वरकता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि वनों को आप काटोगे तो भूमि की जो उर्वरक क्षमता है, भूमि की जो अपन कह सकते हैं नरम जो भूमि है या अंदर जो पोषक तत्व है या अदर जितने भी भूमि के जितने भी या मिट्टी के जितने भी गुण है वो सभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उर्वरकता में क्या आएगी, कमी आएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। और आप जो जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि प्रभावित हुई तो विषमपोषी जीवों को भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। दूसरा साथ ही वायुमंडल में CO2 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और CO2 कौन सी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग गैस है, वैश्विक उष्णन गैस है, पौधागर गैस है। और ये क्या करेगा, वायुमंडल के तापमान में अत्यधिक वृद्धि करके विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा। तो ये वनोन्मूलन के कारक और क्या लिया हमने, प्रभाव लिया। अगला प्रश्न अपन लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7।
अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन के कोई दो नाम लिखिए। देखो अलैंगिक जनन की परिभाषा यदि अपन बात करें तो अलैंगिक जनन, एक तो कौन सा जनन था हमारा, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें एक जीव या तो नर या फिर कौन सा मादा। तो एक जीव या तो नर या मादा आपस में मिलकर, यानी उसके युग्मक अब मिलेंगे नहीं क्योंकि एक ही जीव है, तो या तो नर आगे जाकर एक नए जीव का निर्माण करेगा या फिर एक मादा जो है वो आगे जाकर नए जीव का निर्माण करेगा। तो ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक जीव, कौन सा जीव, जनक जीव नए संतति जीव का निर्माण करता है। याद रखना, जनन क्रिया में जो जीव भाग लेता है, जनन क्रिया में जो जीव भाग लेगा उसे बोलेंगे जनक जीव। तो जो जीव भाग लेगा उसे अपन बोलेंगे जनक जीव, और जिस जीव का निर्माण होता है उससे अपन बोलते हैं संतति जीव। कौन सा जीव बोलते हैं, संतति जीव। तो यहाँ पर क्या बोला है, अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक जीव नए संतति जीव का निर्माण करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अब इस अलैंगिक जनन के अपन को क्या पूछे, दो नाम पूछे कि भाई अलैंगिक जनन के दो नाम बताइए। मुकुलन अभी पढ़ा अपन ने, अलैंगिक जनन है। विखंडन, विखंडन भी कैसा है, अलैंगिक जनन। द्विखंडन, जैसे अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है। पुनरुद्भवन आदि क्या है, ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। अब आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, व्याख्या कीजिए। अब अपन को व्याख्या करनी है। व्याख्या करने में क्या है प्रश्न अपना, सर्पी घर्षण। देखो यहाँ सी है, मिस प्रिंटिंग के कारण सी आ गया, ये है आपका सर्पी घर्षण। कौन सा घर्षण, सर्पी। तो सर्पी घर्षण जो है वो स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है, क्या प्रश्न पूछा है, सर्पी घर्षण जो है वो स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स की जगह यहाँ क्या आएगा, सर्पी। तो सर्पी घर्षण जो है वो स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है उसका कारण हमें बताना है। तो कारण की यदि अपन बात करें तो क्या है, देखो सर्पी घर्षण जो है, सर्पी घर्षण गतिशील वस्तु को उनकी चाल में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। देखो यहाँ पर दो चीज़ आपको याद रखनी है। सर्पी जो घर्षण बल है वो क्या होता है, जैसे सर्पी घर्षण बल में अपन को क्या करना पड़ता है कि वस्तु कोई खिसक रही है, जैसे एक पिसल पट्टी, इस पिसल पट्टी पर कोई बक्सा रखा हुआ और वो बक्सा क्या होता है, पिसल रहा है। अब आपको पता है वो उस पिसल पट्टी के ऊपर जो बक्सा है, यानी ढाल वाली कोई सरफेस है, सतह है, उस पर कोई बक्सा आपने रख दिया और उसको आप खिसका रहे हो, तो वो कैसा है, गतिशील है। कैसा है, गतिशील। अब उस गतिशील को केवल उनकी चाल में बनाए रखने के लिए क्या लग रहा है, जो बल लग रहा है वही विपरीत दिशा में लगने वाला बल कौन सा होगा, घर्षण बल होगा। अब आपको पता है इसमें पहले से ही गति हो रही है, तो गति होने पर मुझे बताओ इस वस्तु, यानी ये जो वस्तु यहाँ पर गति करी, इस वस्तु की सतह और सतह की इस ढाल वाली सतह के बीच में कोई अंतर्बंधन लग रहा है क्या, लग रहा है, लेकिन वो बहुत कम लग रहा है क्योंकि दोनों कौन सी, यानी कि बक्सा जो है वो कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में, इसलिए घर्षण बल का मान क्या है, कम है। जबकि स्थितिक घर्षण बल की बात करें तो वो कौन सी स्थिति में लगता है, विराम अवस्था में लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी अवस्था में, विराम। जैसे आपने क्या कर दिया, एक सरफेस पर एक बक्सा रख दिया और एक बक्से की स्थिति तो आपने ली ढाल वाले पर, तो एक बक्से की स्थिति आपने ढाल वाले पे ली है, दूसरी बक्से की स्थिति ली आपने सतह पर, यानी कि बिना ढाल के, यानी एक सीधी सतह पर आपने किसी दूसरे बक्से को आपने रख दिया। अब दोनों स्थिति अपन देखो तुलना करते हैं। पहली स्थिति जो कि आपने ढाल वाले पे रखा है, तो ढाल वाले पे आपको पता है कि वस्तु खिसक रही है और खिसकने पर दोनों सतह के बीच में जो लगने वाला अंतर्बंधन यानी घर्षण बल का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वस्तु गतिशील अवस्था में। जबकि दूसरी अवस्था में देखो वस्तु क्या है, स्थिर है, और स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने के लिए, स्थिर अवस्था से वस्तुओं को गतिशील अवस्था में लाने के लिए आवश्यक बल जो लगाएंगे, यानी कि वो उस वस्तु के ऊपर जो हमें बल लगाना पड़ेगा वो अधिक लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि घर्षण बल क्या है, अधिक है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्बंधन का जो मान है वो ज़्यादा है, क्योंकि वस्तु कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। तो याद रखना सर्पी घर्षण में दो सतहों के मध्य अंतर्बंधन गतिशीलता के कारण क्या आ गया, कमजोर हो गया, जिसके कारण यह घर्षण बल स्थितिक घर्षण बल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में कंपित होते हैं। तो कौन से भाग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो देखो ढोलक में अपन बात करते हैं तो ढोलक में कौन सा भाग कंपित करता है, सभी जानते हैं, कंपित झिल्ली। झिल्ली का जो भाग होता है ढोलक का वो क्या होता है, कंपित होता है। जैसे ये ढोलक है तो ढोलक के ऊपर अपन जैसे हथौड़े से किसी से मारते हैं तो उस हथौड़े से अपन जैसे हथौड़े से या पर्टिकुलर ढोलक के ऊपर अपन पर्टिकुलर हाथ से भी बजाते हैं, किसी लकड़ी से भी अपन उसको बजाते हैं, तो उसकी झिल्ली क्या होती है, कंपित होती है। दूसरा सितार, सितार का मतलब होता है गिटार, गिटार में क्या होगा, कंपित तार, गिटार में क्या होगा आपका कंपित तार हो जाएगा। तार से क्या करते हैं, तार को अलग अलग तरीके से उसको कंपन करवा के उससे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बांसुरी की यदि अपन बात करें तो कंपित वायु, देखो बांसुरी में जब अपन फूंक मारते हैं तो अलग अलग छिद्रों से उन फूंक को अंगुलियों के माध्यम से ऊपर नीचे किया जाता है ताकि उसकी जो ध्वनियाँ है वो अलग अलग प्रकार से निकल सके। तो ये प्रश्न अपना 9वां प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है अपना 10वां प्रश्न क्या है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज,
आग लगने के समय जो फायरमैन है वो पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर देता है? तो उस क्षेत्र की जो मुख्य विद्युत आपूर्ति, यहाँ पर दो कुछ नहीं यहाँ पर, तो उस क्षेत्र की जो मुख्य विद्युत आपूर्ति है उसको बंद क्यों कर देता है? इसका कारण आपको बताना है। तो बिल्कुल सरल कारण है, क्योंकि पानी जो है वो विद्युत का कैसा है? कुचालक है। तो आप सभी जानते हो पानी विद्युत का क्या है? सुचालक। तो पानी की यदि अपन बात करें तो विद्युत का सुचालक है, और सुचालक है तो गीले पाइपलाइन में विद्युत संचार हो सकता है, और होगा तो क्या होगी? उस फायरमैन को झटका लग सकता है। तो आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद क्यों कर देता है? ताकि पाइपलाइन के जरिए विद्युत धारा उस पाइपलाइन में पानी से संचरित नहीं हो, और पानी से संचरित होने के दौरान यदि विद्युत धारा उस फायरमैन तक पहुंची तो उसको झटका लग सकता है। उससे बचने के लिए इस आपूर्ति को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, उसका कारण क्या है? देखो, हमारा शरीर जो है विद्युत का क्या है? सुचालक, जिसके कारण जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वस्तु का आवेश किसके द्वारा? हमारे शरीर के द्वारा किस में चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। तो हमारे पृथ्वी में चले जाने के कारण शरीर जो है वो सुचालक होने के कारण क्या करेगा? जैसे ही अपन किसी आवेशित वस्तु को छुएंगे तो वो आवेश हमारे शरीर के थ्रू कहाँ चला जाएगा? भूमि में चला जाएगा, जिससे वस्तु अपना आवेश क्या कर देगी? खो देगी, क्योंकि यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण हो गया और आवेश कहाँ चला गया? शरीर के द्वारा भूमि में चला गया। इसलिए आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। आगे प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, तारामंडल क्या है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम बताइए। बिल्कुल सरल अपना प्रश्न है। आकाश में दिखने वाले, उत्तर क्या होगा अपना? आकाश में दिखने वाले तारों के समूह जो पहचानने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। तो आकाश में दिखने वाले जितने भी आपके तारे हैं जो उसके समूह आपको पहचानने योग्य हो, क्योंकि कई सारे तारे अपने अलग अलग स्थानों पर होते हैं, कुछ तारा यहाँ पर होता है, कुछ तारा यहाँ पर होता है, अलग अलग, लेकिन वो पहचानने लायक यदि हो वो तारे तो उसके समूह को तारामंडल कहा जाता है। और कुछ तारामंडल के उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? पहला अपना ऑप्शन है, पहला जो उदाहरण होगा अपना ग्रेट बियर लिख सकते हो, क्योंकि हमें किसने उदाहरण दिए? दो उदाहरण पूछे, अपन ने 3 लिखे। कैसियोपिया लिख सकते हो, लियो मेजर ले सकते हो, तो आप इनमें से कोई भी 2 उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। अगला 13वां प्रश्न अपन बात करते क्या है? CFC का पूरा नाम लिखिए। तो देखो CFC का पूरा नाम सभी को पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC गैस का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो इनका उपयोग हमने अच्छे से लिखा है। कोई भी प्रश्न अपन करें तो उसको हेडिंग लगाकर करें ताकि अच्छे से इसका अपन कह सकते हैं उत्तर सही ढंग से लिख सकें। इस गैस का प्रयोग, देखो प्रश्न में इसका आंसर अपन लिखा है, इस गैस का प्रयोग शीत संग्रहकर, जितने भी ठंडे ग्रह होते हैं, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। तो शीत संग्रहकर हो गया आपका, एयर कंडीशनर AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सभी के अंदर CFC गैस का प्रयोग होता है। अब CFC गैस से होने वाली एक हानि पूछी यहाँ पर, तो वो हानि अपन लिख रहे हैं। देखो CFC गैस आपको पता है कि ये क्या करती है? देखो हमारा ये जो वायुमंडल है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल की यदि अपन बात करें, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल की यदि अपन बात करें, इस वायुमंडल में 4 परतें होती हैं। उन 4 परतों में एक परत होती है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, और इस स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में एक परत होती है जिसका नाम है ओजोन परत। अब ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है, सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आ रही है, उस पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से क्या करती है? रोकती है। तो पृथ्वी तक आने से रोकने का जो काम है वो कौन करती है? ओजोन परत। अब ये ओजोन परत में ये CFC गैस क्या कर रही है? CFC गैस ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न कर रही है। CFC गैस ओजोन परत में क्या उत्पन्न कर रही है? छिद्र। और छिद्र उत्पन्न करेगी, देखो लिखा हुआ है, यह गैस हमारी वायुमंडल में स्थित ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है ना, छिद्र करती है। और जब छिद्र करेगी तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी तक पर आएगी और आकर हमारे त्वचा संबंधी कैंसर रोग उत्पन्न कर देगी। इसलिए CFC गैस का उत्पादन अब कम हो रहा है, और उत्पादन कम होने के साथ साथ इसका उपयोग भी कम हो रहा है। आजकल CFC की जगह आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आपकी बुक्स के अंदर ये नाम नहीं लिखा हुआ है, HFC का प्रयोग होता है। HFC क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसका प्रयोग आजकल हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14, नाइट्रोजन चक्र। अब इस नाइट्रोजन चक्र का केवल आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। अब इस चित्र में है कुछ नहीं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सबसे पहले 2 प्रक्रमों द्वारा ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले तो हमने लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया है,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया और नील हरी शैवाल जो हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया, और दूसरा नील हरी शैवाल क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन यानी वायुमंडल या नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना। किस में बदलना, यौगिकों में बदलना। अब यौगिकों में बदलने के बाद वो यौगिक किस में चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, मिट्टी में। क्यों, क्योंकि वो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया या जो नील हरी शैवाल है वो कहाँ उपस्थित है, मिट्टी में उपस्थित है। यानी अब वो मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उस नाइट्रोजन के यौगिकों को मिट्टी में डाल दिया। अब मिट्टी से जल पोषक तत्व के रूप में वो कहाँ जाएंगे, पौधों के अंदर जाएंगे। अब पौधों के अंदर जाएंगे तो पौधे का कोई भाग जंतु खाएगा, तो वो नाइट्रोजन के यौगिक किसके अंदर चलेंगे, जंतु के अंदर चलेंगे। अब जंतु का कोई भी भाग या पौधे का कोई भाग मृत होता है या जंतु का जो अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र होता है वो वापस मृत्यु होने के बाद अपशिष्ट किस में बदल जाएगा, वापस नाइट्रोजन के अंदर यानी नाइट्रोजन की यौगिकों के रूप में वापस मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। जैसे हम मानव का जो मूत्र होता है उसके अंदर यूरिया होता है जो नाइट्रोजन यौगिक है, वो किसके अंदर चला जाएगा, मिट्टी में। अब मिट्टी में जाएगा तो ये चक्र लगातार यहाँ चलता रहेगा। अब ये चक्र यहाँ पर एक चल रहा है। दूसरा चक्र यदि अपन बात करें आगे से आगे, यदि अपन बात करें क्या होगा, अब मिट्टी में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस उस चक्र को जोड़ने के लिए, क्योंकि वायुमंडल से नाइट्रोजन जितनी निकली है वापस उसका आना भी जरूरी नहीं, तो ये चक्र एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो मिट्टी में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, देखो लिखा हुआ है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में वापस क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो देखो मिट्टी में उपस्थित जो यौगिक है नाइट्रोजन के, जिसका उपयोग पोषक तत्व के रूप में पौधों ने किया है, उसमें से कुछ भाग तो पौधों में चले जाएगा और कुछ भाग इसका वापस किस में चला जाएगा, वायुमंडल नाइट्रोजन में चला जाएगा। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है। साथ ही दूसरा प्रक्रम कौन सा है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो बिजली जब चमकती है तो नाइट्रोजन कुछ ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसके ऑक्साइडों में बदल जाता है और ऑक्साइडों में बदलने के बाद वो सीधा कहाँ चला जाता है, वर्षा जल के द्वारा मिट्टी में चला जाता है। तो ये दो प्रक्रम द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडल नाइट्रोजन से के रूप में होता है और फिर आगे जाकर ये इन चक्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को नाइट्रोजन, प्रोटीन इत्यादि कई प्रकार की यौगिकों के रूप में काम आती है। अब आगे अगला प्रश्न, अपना प्रश्न क्रमांक 15, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित होती है। तो आप सभी को पता है गर्मियों के दिनों में हम जो कपड़े खरीदते हैं वो कैसे कपड़े खरीदते हैं, वो कपड़े हम खरीदते हैं सूती कपड़े। अब संश्लेषित कपड़े हमें क्यों नहीं खरीदने चाहिए, उसका कारण लिखो। देखो कारण की यदि अपन बात करें तो पहला कारण क्या, देखो हम क्या सलाह देंगे, मेरी सलाह से राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। क्यों, क्योंकि सूती कमीजों के अंदर गर्मी नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि सूती कमीजें कपड़े से पानी का क्या कर देते हैं, पसीने का क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो पहली सलाह हम क्या देंगे, भाई राणा को पसीने की सोखने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि गर्मी उसको कम लगेगी, क्योंकि वो पसीना को सोखकर शरीर को ठंडा बनाए रखेगा। साथ ही यदि अपन बात करें, सूती कपड़े मुलायम होते हैं, शरीर में चुभते नहीं हैं, इसलिए राणा को सूती कमीज खरीदना चाहिए। लेकिन यदि उसने संश्लेषित कपड़े खरीदे तो ये शरीर में चिपक जाएंगे और कपड़े जो है पसीनों को सोखते नहीं हैं। तो इन कारणों से अपन कहेंगे कि भाई राणा को गर्मियों में सूती कमीजें ही खरीदनी चाहिए, संश्लेषित कमीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अगला प्रश्न अपन बात करते हैं, निम्नलिखित के कारण सहित हमें क्या देना है, उत्तर देना है। तो निम्नलिखित के कारण सहित अपन को उत्तर देना है। तो कारण सहित उत्तर के लिए अपना पहला प्रश्न क्या है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। देखो कारण बताना है कि कॉपर जो है वो जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉपर, अब लिखा हुआ जिंक को उसके लवण के, तो जिंक को उसके लवण, जिंक का लवण आपको लेना है जिंक सल्फेट। क्या लेना है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। तो क्या लिखा हुआ प्रश्न, कॉपर, ये अपना कॉपर हो गया। दूसरा जिंक को उसके लवण के विलयन से, देखो जिंक को उसका लवण का विलयन कौन सा, सल्फेट का विलयन, तो ये हो गया जिंक सल्फेट ZnSO4 से विस्थापित नहीं कर सकता। इसका कारण बताना, यानी ये अभिक्रिया जब आप लोगे तो ये अभिक्रिया आपकी आगे कंप्लीट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि याद रहे कॉपर यहाँ पर कैसा क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है। कॉपर कैसा क्रियाशील तत्व, कम, और जिंक कैसा क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व। कैसा क्रियाशील तत्व, अधिक। और आपको पता होना चाहिए कम क्रियाशील तत्व जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो क्या लिखा हमने, क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील तत्व होने के कारण वो जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो सीधा आंसर इसका है कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, जिंक अधिक क्रियाशील तत्व, और कम क्रियाशील अधिक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। यदि यहाँ पर
Cu की जगह यहाँ Zn होता और Zn की जगह Cu होता तो ये अभिक्रिया आसानी से हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो यहाँ कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक अधिक है, तो उसको उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न है, सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, उसका क्या कारण है? तो देखो, कारण की यदि अपन बात करें तो क्या है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम पोटेशियम आर्द्र वायु, देखो आर्द्र वायु किसे कहा जाता है, जिसके अंदर जल युक्त वायु यानी जल प्लस क्या हो, ऑक्सीजन दोनों हो। तो इस आर्द्र वायु के साथ क्रिया करके तीव्र रूप से क्या करता है, क्रिया करता है और आग पकड़ लेता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न कर लेता है। इसीलिए अब आग पकड़ लेगा तो हम उसका सुरक्षित रख नहीं पाएंगे, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसको समझ लेना। आगे अपन बात करें प्रश्न क्रमांक 16, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो देखो, मृत वनस्पति से कोयले बनने की प्रक्रिया को समझाना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मृत वनस्पति से कोयले निर्माण की प्रक्रिया में मृत वनस्पति से कोयला निर्माण। देखो हेडिंग अपन ने लगा दिया, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में क्या थे, बहुत सारे घने वन थे, क्योंकि उस समय जल अधिकतर पृथ्वी पर अभी भी अधिकतर मात्रा में जल उपस्थित है, लेकिन उस समय ज़्यादा मात्रा में जो पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र उसमें घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, देखो ये बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम भी हो सकते हैं और भी कोई प्राकृतिक घटना भी हो सकती है, उसके कारण वन मृदा के नीचे क्या हो गए, दब गए। भाई उलट पलट का ये स्थल जो है, भूमि जो है, उसके कारण जो वन है, घने वन जो थे वो क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए। अब उनके ऊपर और अधिक मृदा जम जाने के कारण वो क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, जिसके कारण उन पर दाब और ताप दोनों क्या होता गया, बढ़ता गया। और दाब और ताप बढ़ने के कारण मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। अतः मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण या कार्बनीकरण कहलाता है। याद रखना है, कार्बनीकरण क्या कहता है कि मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। अतः कोयला मृत वनस्पति के अवशेषों बना है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो ये सीधा अपना आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न अपना प्रश्न क्रमांक 18। अब प्रश्न क्रमांक 18 सीधा प्रश्न है, क्या कह रहा है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, कैसे, आपको उदाहरण देकर समझाना है। तो देखो दो स्थिति अपन ले रहे हैं। सबसे पहले घर्षण बल को बढ़ाने की स्थिति है। तो बढ़ाने की स्थिति में सबसे पहला क्या किया हमने, स्वचालित वाहन और साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का प्रयोग करके हम जानबूझकर घर्षण बल को बढ़ाया जाता है, ताकि साइकिल अपनी आसानी से रुक जाए या गाड़ी अपनी आसानी से रुक जाए। दूसरा है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर क्या लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं। आपने देखा होगा कबड्डी के जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने हाथों पर, यानी खिलाड़ी खेलने से पहले अपने हाथों पर वो मिट्टी रगड़ते हैं। मिट्टी रगड़ कर क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथों पर घर्षण बल के मान को बढ़ा रहे हैं, ताकि जब वो किसी दूसरे खिलाड़ी को पकड़े, मजबूती से पकड़ सके आराम से, तो पकड़ने के लिए उनका घर्षण बल अधिक हो, इसलिए वो अपने हाथों पर क्या रगड़ते हैं, मिट्टी रगड़ते हैं, ताकि वो अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। घर्षण बल को किस स्थिति में घटाया जा सकता है, पहले तो हमने क्या लिखा, बढ़ाया। अब हम ले रहे हैं किस स्थिति में घटाया जा सकता है। तो घटाने वाली स्थिति यदि अपन बात करें तो क्या है, देखो अब घटाने वाली स्थिति की यदि अपन बात करें तो किस स्थिति में अपन घटा सकते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ नहीं तो अपन लिख देते हैं। देखो घर्षण बल किस स्थिति में घटा सकते हैं, पहली स्थिति में हम कैरम बोर्ड, आप जानते हो भाई कैरम बोर्ड के ऊपर अपन क्या करते हैं, कैरम बोर्ड के ऊपर अपन पाउडर छिड़कते हैं। पाउडर का कार्य क्या होता है, घर्षण बल के मान को कम करना। तो घर्षण बल को किस स्थिति में घटाया सकता है, कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर छिड़क कर हम घर्षण बल के मान को बढ़ाते हैं, ताकि घर्षण बल के मान को घटाते हैं, ताकि क्या करते हैं, हम आराम से उस कैरम बोर्ड को अच्छे से खेल सकें। दूसरा, घर्षण बल के मान को हम किस स्थिति में घटाया जा सकता है, तो घटाने के लिए आपने देखा होगा वाहनों के जो गतिशील पुर्जे होते हैं, वाहनों के जो गतिशील पुर्जे होते हैं, उन गतिशील पुर्जों के ऊपर ग्रीस ऑयल लगाया जाता है, जो घर्षण बल के मान को कम करता है, ताकि वाहन अच्छे से गतिशीलता के साथ वो कार्य कर सके। तो घर्षण बल को किस स्थिति में घटा सकता है, कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर छिड़क कर, ताकि वो घर्षण बल के मान को कम करके आसानी से खेलने में सहायता कर सके। दूसरा, वाहनों के जो गतिशील पुर्जे हैं, उन पुर्जों के मध्य घर्षण बल के मान को कम करने के लिए हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं, ताकि वो घर्षण बल क्या हो जाए, कम हो जाए, और वो गाड़ी जो है, वाहन जो अच्छे से चल सके। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 19वां, विद्युत सांद्रित्रों का कभी भी गीले हाथों से हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो विद्युत सांद्रित्रों को हम कभी भी गीले हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसका क्या कारण है, तो उसका कारण सुन लो आप।
कि इसका कारण क्या है? क्योंकि गीले हाथों पर लगा जल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यदि हमने गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत सांद्रित्रों को स्पर्श किया तो विद्युत धारा उस जल से होते हुए हमारे किस में प्रवेश कर जाएगी? शरीर में, जिससे हमें जोड़ का क्या लग सकता है? झटका लग सकता है। तो गीले हाथों पर लगा जल जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। या गीले फर्श पर आप खड़े हो तो जल है, तो जल विद्युत का सुचालक होता है, और सुचालक होने के कारण वहाँ से विद्युत धारा उस जल से होते हुए हमारे शरीर को स्पर्श कर सकती है और जिससे हमें जोर का झटका लग सकता है। इसलिए हमें विद्युत सांद्रित्रों का कभी भी गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़ा होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब कई बच्चों के माइंड में आएगा, सर जल तो उदासीन होता है, लेकिन जल कौन सा उदासीन होता है? शुद्ध जल। यहाँ पर हम उस जल की बात कर रहे हैं, या तो वर्षा जल है या वो जल जो है उसके अंदर लवण की कोई ना कोई मात्रा उपस्थित हो। अगला प्रश्न क्रमांक अपना 20वां है। 20वां प्रश्न है, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन यानी तड़ित यानी बिजली से आप कैसे बच सकते हो? तो उसके कोई 2 उपाय अपन लिखते हैं। पहला उपाय हमने लिखा है, 2-3 उपाय अपन लिख रहे हैं। पहला उपाय, तड़ित झंझावात के समय टेलीफोन की जो तार है, विद्युत जो तार है, धातु के जो पाइप है उनको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर झटके लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझावात के समय स्नान से बचना चाहिए, क्योंकि जल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा, कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों पर लगे जो उपकरणों के प्लग जो होते हैं उसके सॉकेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सॉकेट के अंदर रहेंगे वो, तो उससे विद्युत का झटका अपना घर तक अपने विद्युत उपकरणों की सहायता से घर के विभिन्न प्रकार के उपकरणों में आ सकता है, जिससे जितने भी उपकरण है वो खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें इनको प्लग से निकाल देना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं 21वां प्रश्न। तो प्रश्न 20 क्या है? विद्युत विसर्जन से किस प्रकार अपन बच सकते हैं? तो ये 3 कार्य यदि अपन करें तो आराम से बच सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां प्रश्न, तारे व ग्रहों में अंतर लिखिए। देखो ये प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर के आपके ये प्रश्न आ रहे हैं, तो इन 3 प्रश्नों में कोई भी 3 अंतर आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर 4-5 अंतर मैं आपको दर्शा रहा हूँ, ताकि आप इनमें से कोई भी आपको अपने सरल या अपने विवेक के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला, तारे की बात करें तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे भाई सूर्य एक तारा है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जबकि ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी हो गया, आपकी बृहस्पति हो गया, ये सभी जो है ग्रह है, क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, यह आकाशगंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द परिभ्रमण करता है। देखो हमारे जो वायुमंडल या हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें लाखों आकाशगंगा है, जिसको गैलेक्सी कहा जाता है, और इन आकाशगंगाओं के अंदर प्रत्येक का एक सौर परिवार है, और इस सौर परिवार में सूर्य केंद्र और इसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये जो तारे हैं ये क्या करते हैं? आकाशगंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ग्रह की यदि अपन बात करें तो ये देखो, पहले तो ग्रह में अपन ने क्या लिखा? इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि परावर्तित प्रकाश को ये आगे भेजते हैं। अब हमने दूसरा लिखा, ये आकाशगंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, ये तारे की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा, सूर्य है, सन है, अब इस सन के चारों तरफ पृथ्वी भी गति करती है, बृहस्पति भी गति करता है, आपका बुध भी गति करता है। ये सब लगातार इस सन के चारों तरफ क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। तो ये आपका सन है, और इस सन के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के ग्रहों की गति होती है। तो याद रखना, तारे आकाशगंगाओं के केंद्रीय भाग में परिक्रमा करते हैं, जबकि ग्रह तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तारों का आकार इतना बड़ा होता है कि हमें ये दूर से भी नज़र आ जाते हैं, यानी तारों का जो आकार है वो ग्रह की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, जबकि ग्रहों का यदि आकार पूछे तो तारों की तुलना में बहुत कम है। अगला पॉइंट आपका है, तारों पर जीवन की संभावना की उम्मीद नहीं की जा सकता है, क्योंकि वो गर्म ऊष्मा के गोले हैं, जबकि पृथ्वी जैसे जो ग्रह है वहाँ पर जीवन की उम्मीद की जा सकती है। अगला प्रश्न अपन बात करते हैं, खाद व उर्वरक में अंतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। देखो खाद में अंतर, सबसे पहला खाद, ये गोबर व सड़े गले पदार्थों जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनती है। तो आपको पता है खाद किसान खुद स्वयं बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर हो गया, सड़े गले पदार्थ हैं, उनसे प्राप्त होती है, जबकि उर्वरक को कृत्रिम पदार्थ के रूप में कारखानों में तैयार किया जाता है। तो खाद याद रखना कार्बनिक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है, जिसको खेतों में की बजाय कारखानों में बनाया जाता है, जबकि खाद को खेतों में बना सकते हैं। दूसरा यदि अपन पॉइंट बात करें तो दूसरा पॉइंट कौन सा है? खाद मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ है, जबकि उर्वरक आपको पता है अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। अगला यदि अपन बात करें तो कि तीसरा, इनमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिसको अपन NPK कहते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NPK, इसकी अधिक मात्रा नहीं होती। किसके अंदर? खाद के अंदर। तो खाद के अंदर याद रहे NPK की जो मात्रा है वो अधिक नहीं होती है। तो NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा इसमें अधिक नहीं होती, जबकि उर्वरक में इन पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है।
अगला यदि अपन बात करें तो देखो पोषक तत्व की मात्रा तो खाद के अंदर कम है, लेकिन ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे ह्यूमस प्रदान करती है, तो ह्यूमस आपको पता है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, और ये वो किसके अंदर होती है, खाद में। जबकि उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है, लेकिन क्या करती है, बहुत कम करती है। खाद की बात करें, पांचवा अपना ऑप्शन, खाद मिट्टी के गठन को प्रभावित करती है, जिससे मिट्टी में पौधों को थामे रखने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि उर्वरक मिट्टी के गठन को क्या करती है, प्रभावित नहीं करती। तो इसमें से कोई भी आप 3 अंतर अच्छे से सेलेक्ट करके आराम से इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अपन लेते हैं 23वां प्रश्न, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो देखो वर्षा दर किस प्रकार, वनोन्मूलन, वनों को काटने से वर्षा दर में क्या कमी है, कैसे है ये देखो। पेड़ पौधे वर्षा लेने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो पेड़ पौधे वर्षा दर को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, क्योंकि देखो वनोन्मूलन से कम वृक्षों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग में कमी आई है। तो देखो वनोन्मूलन किया, वनों को आपने काटा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हुई तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उपयोग है वो कम हुआ, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 गैस उपयोग करते हैं। तो CO2 गैस का उपयोग कम हुआ, तो CO2 गैस के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। अब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाने से हुआ क्या, क्योंकि CO2 आपको पता है कौन सी गैस है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 क्या करती है, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। अब सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य क्या करता है, आपकी पृथ्वी को विभिन्न प्रकार की किरणों द्वारा ये क्या करता है, पृथ्वी को ऊष्मा देता है। अब पृथ्वी द्वारा कुछ ऊष्मा या कुछ प्रकाश जो है वो परावर्तित होकर वापस चला जाता है। तो ये जो वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस क्या करती है, वायुमंडल में रहकर इस उत्सर्जित जो प्रकाश है उसको ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करने के कारण ये विश्व स्तर पर यह क्या करती है, वैश्विक उष्णन का कारण बनती है, यानी कि पूरे विश्व का तापमान बढ़ाने का काम करती है, जिससे जल चक्र संतुलन बिगड़ जाता है, और जल चक्र संतुलन बिगड़ जाएगा तो वर्षा दर में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये सीधा आंसर आपको इसके अंदर लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24वां, सौर प्रदूषण किसे कहते हैं। तो सौर प्रदूषण किसे कहते हैं, बिल्कुल सरल आंसर इसका है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर कहते हैं। आप इसका उत्तर ये भी लिख सकते हो, कान को अप्रिय लगने वाली ध्वनि ही क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। कानों को अप्रिय करने वाला या अप्रिय लगने वाला संगीत ही क्या कहलाता है, शोर कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हो। अब शोर प्रदूषण के हमने स्रोत लिखे, भाई किन कारणों से शोर प्रदूषण हो सकता है। तो आप सभी को ये पता अच्छे से, सभी स्वचालित वाहन जैसे बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रेन, इनकी ध्वनियों से शोर प्रदूषण होता है। स्वचालित कारखाने जैसे कपड़ा, इस्पात, स्कूटर, मोटर कार बनाने वाले कारखाने, सीमेंट कारखाने, इन सभी से शोर प्रदूषण युक्त ध्वनि निकलती है। वायुयान जो है, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जेट विमान आदि उड़ान करते समय भी पैरासोनिक यानी अपन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डेसिबल की ध्वनियाँ उत्सर्जित करते हैं, जो कि शोर ध्वनि का कारण बनते हैं। एटम बम, डायनामाइट, आतिशबाजी, फटाके, बंदूक को चलाने के समय भी विभिन्न प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होता है। अब ध्वनि प्रदूषण की अपन को लेनी हानि, क्या हानि, देखो पॉइंट के साथ उत्तर लिखना है ताकि अपना उत्तर अच्छे से दिख सके। शोर प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिससे अनिद्रा, अति तनाव, हाइपरटेंशन हो जाता है, चिंता, अन्य बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी विकार इस शोर प्रदूषण से हो जाते हैं। फिर बात करते हैं, लगातार प्रबल ध्वनि के संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके सुनने की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से, यानी वो स्थायी या अस्थायी रूप से कान से सुनना उसका बंद हो जाएगा, यानी बहरा होने की कंडीशन इसमें आ सकती है। अब बात करते हैं शोर प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या है। तो उपाय में क्या लिख सकते हैं, देखो बिल्कुल सरल उपाय है। रेडियो, टेलीविजन, टैप रिकॉर्डर आदि की ध्वनि प्रबलता क्या रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। ज़्यादा लाउड स्पीकर के रूप में लाउड के साथ उस ध्वनि को नहीं सुनना चाहिए। दूसरा, सड़क तथा घरों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ध्वनि अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। घरेलू उपकरणों में स्वसामक युक्त यानी साइलेंसर युक्त लगाने चाहिए, जो ध्वनि को क्या कर सकते, कम करके बाहर उत्सर्जित कर सके। शोर प्रदूषण से होने वाली प्रभावों का अवगत करवाना, लोगों को बताना भाई किन किन कारणों से ये शोर प्रदूषण हो रहा है, तो उसे अवगत करवाना। और पांचवा है, स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना, ताकि ये शोर प्रदूषण उत्पन्न नहीं कर सके। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न अपना है, पौधा घर प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। आप सभी इस प्रश्न से अच्छे से वाकिफ है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न पूछा भी जाता है। क्या है, जब सूर्य की विकिरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो उनमें से कुछ परावर्तित हो जाती है। देखो इसको चित्र के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सूर्य का प्रकाश, ये आपका है क्या है, सूर्य। अब सूर्य क्या करता है, विभिन्न प्रकार के ग्रहों को अपना प्रकाश बिखेरता है। तो विभिन्न प्रकार के ग्रह है
और ये ग्रह सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश प्राप्त करते हैं। इसमें से एक ग्रह की यदि अपन बात करें तो वो कौन सा है? पृथ्वी ग्रह, अर्थ। और इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो गया? वायुमंडल। और इस वायु के मंडल के अंदर बहुत सारी गैसेस है, और उस गैसेस में अपन को कौन सी गैसेस याद रखनी है? CO2। कौन सी गैसेस याद रखनी है? CO2 गैस। तो अब ये CO2 गैस है। अब होता क्या है? CO2 गैस का कार्य क्या होता है? ये CO2 गैस देखो, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आ रहा है, तो पृथ्वी में से यानी पृथ्वी उस सूर्य से आने वाले कुछ प्रकाश को तो अवशोषित कर लेगी, लेकिन बाकी के प्रकाश को ये परावर्तित कर देगी। तो ये CO2 गैस क्या करेगी? इस परावर्तित प्रकाश को भी ये क्या कर देगी? अवशोषित कर लेगी। तो ये जो प्रकाश है इसकी मात्रा यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, और जब प्रकाश की मात्रा यहाँ बहुत सारी इकट्ठा हो जाएगी तो यहाँ पर पृथ्वी का तापमान जो है वो सामान्य स्तर से कई गुना बढ़ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। देखो इसको अच्छे से समझते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो उनमें से कुछ वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाती है। परावर्तित प्रकाश का कुछ भाग पौधागर गैसों द्वारा क्या हो जाता है? अवशोषित, जैसे CO2 ने किया था, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जलवाष्प। अब इसमें पौधागर गैसों में कौन कौन सम्मिलित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, पौधागर गैसों में सम्मिलित होने वाले जो गैसेज है उनके नाम याद रखना। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य पौधागर गैस है, याद रखना। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सभी पौधागर गैस के अंतर्गत शामिल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस, मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, पूछना याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा सूर्य की विकिरण की आवश्यक मात्रा से भी अधिक मात्रा को क्या कर देता है? अवशोषित कर लेता है, जिससे वातावरण के तापमान में क्या हुई है? वृद्धि। अब मतलब मुझे बताओ, वातावरण के तापमान में जब वृद्धि होगी तो ये ध्रुवीय बर्फ के आवरण को क्या करेंगे? पिघलाएंगे, और ध्रुवीय बर्फ का आवरण पिघलेगा तो समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या होगा? बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। अभी जैसे आपने सुना होगा कि द्वारका शहर बार बार बसाया जा रहा है, ये बार बार जलमग्न हो रहा है। उसका कारण क्या? ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघलकर जल स्तर के, समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रही है। अब पौधागर का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ठंडे क्षेत्रों में फूल, सब्जियों, पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। भाई इस प्रभाव के अंदर क्या होता है कि भाई हमें पौधा के चारों तरफ का जो वातावरण तापमान है उसको बढ़ाना है। तापमान बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? पौधों को क्या करते हैं? कांच के बक्से के अंदर रख देते हैं। अब कांच का काम क्या है? कांच की एक विशेषता आपको पता है कि कांच जो है वो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देगा लेकिन वापस बाहर जाने नहीं देगा, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो वहाँ उस ऊष्मा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार की जो घटना है वो हमारे वायुमंडल में होती है, जो कौन करती है? CO2 करती है। तो इसी को हम कहते हैं पौधागर प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये पौधागर प्रभाव के अंतर्गत इसका उपयोग कहाँ लिया हमने? ठंडे क्षेत्रों में जो फूल, सब्जियाँ, जिसको पूरे साल भर में बहुत कम, पूरे साल भर में अपन कह सकते हैं कि बहुत कम जो है वो ऊष्मा या प्रकाश प्राप्त होता है। तो पौधागर प्रभाव का उपयोग मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में फूल, सब्जियों, पौधों आदि को उगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा कक्षा 8 का प्रथम प्रश्न पत्र हल हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पत्र अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें से कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वापस इस वीडियो को पीछे बैक जाके इसको वापस देख सकते हो, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।